भारत में किए गए 11 सबसे बुद्धिमान अपराध। सरकार द्वारा हर साल जारी की जाने वाली राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल 50 लाख से अधिक अपराध होते हैं। 130 करोड़ से अधिक की आबादी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रही है। देश में हर दिन कई अपराध सामने आते हैं। हालांकि कुछ अपराध उनके पीछे छिपी अत्यधिक बुद्धि और मस्तिष्क के कारण सामने आते हैं। सिस्टम में खामियों को दूर करने से लेकर कानून लागू करने वाले अधिकारियों से बचने के नए तरीके खोजने तक भारत में कई अपराधों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। हम आपके लिए भारत में किए गए 11 सबसे बुद्धिमान अपराधों की सूची लेकर आए हैं। नंबर 1, हर्षद मेहता द्वारा 1991 का प्रतिभूति घोटाला। एक भारतीय स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता, जिन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है, ने बड़ी चतुराई से बैंकिंग प्रणाली की खामियों का फायदा उठाकर बड़ी रकम हड़प ली और संचित धन को शेयर बाजार में निवेश कर दिया। वह बड़े पैमाने पर स्टॉक हेरफेर में लगे हुए थे। उन्होंने न केवल बैंकिंग प्रणाली से पूंजी निचोड़ ली, बल्कि कुछ शेयरों की मांग भी बढ़ा दी और फिर उन्हें लाखों कमाने के लिए बहुत अधिक मुनाफे पर बेच दिया। मेहता शेयर की कीमतों में इस हद तक हेरफेर करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग करने में कुशल थे कि भारत में सीमेंट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक एसीसी जैसी कंपनियों के शेयर 3 महीने की अवधि के भीतर 200 रुपए प्रति शेयर से बढ़कर 9,000 रुपए प्रति शेयर हो गए। इस घोटाले का पर्दाफाश टाइम्स ऑफ इंडिया की स्तंभकार सुचेता दलाल ने किया था, जिन्हें बाद में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस घोटाले के उजागर होने पर शेयर बाजार धराशायी हो गए। इस घोटाले ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली से कम 40 अरब रुपए का घोटाला किया था, जिससे यह न केवल भारत में किए गए सबसे बुद्धिमान अपराधों में से एक बन गया, बल्कि सबसे महंगे अपराधों में से एक बन गया। हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया और दिसंबर 2001 में ठाणे जेल में दिल की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। उस पर कुल 28 मामले दर्ज थे। नंबर 2, नटवरलाल या श्री मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, द मास्टर कॉन मैन ऑफ इंडिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे देश में धोखेबाजों को प्रेरित किया है और खुद को छिपाने के लिए 50 से अधिक उपनामों का इस्तेमाल किया है। नटवरलाल भारत में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, यहाँ तक कि बिहार में उसके पैतृक गांव में उसे समर्पित एक मूर्ति भी है। नटवरलाल ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सहित अपने 545 मौजूदा सदस्यों के साथ बार बार ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और यहाँ तक कि भारत के संसद भवन को भी बेचा। उन्होंने 50 से अधिक उपनामों का उपयोग किया और इस प्रकार उन्हें भेष बदलने का स्वामी कहा गया। वह मशहूर हस्तियों के जाली हस्ताक्षर बनाने में भी माहिर था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जाली हस्ताक्षर किए और टाटा, अंबानी और बिड़ला सहित कई उद्योगपतियों को धोखा दिया। यह भी कहा जाता है कि उसने कई दुकान मालिकों को जाली चेक और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भुगतान करके लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। उन्हें 14 मामलों में दोषी ठहराया गया और 113 साल जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि वह हमेशा भागने में सफल रहे। वह आखिरी बार 1996 में 84 साल की उम्र में पकड़े गए थे, लेकिन फिर भी भागने में सफल रहे। यह वास्तव में भारत में किए गए सबसे बुद्धिमान अपराध थे। नंबर 3, अब्दुल करीम तेलगी द्वारा स्टाम्प पेपर घोटाला। भारत के इतिहास में लगभग करोड़ रुपए के सबसे बड़े घोटालों में से एक अब्दुल करीम तेलगी द्वारा किए गए स्टाम्प पेपर घोटाले में 600 अरब रुपए आए। यह अपराध बहुत अच्छी तरह से योजनाबद्ध तरीके से किया गया था और सर्वोच्च परिष्कार और योजना के साथ पूरा किया गया था और इसे अभी भी भारतीय इतिहास में सबसे चतुराई से अंजाम दिए गए अपराधों में से एक माना जाता है। तेलगी ने नकली स्टाम्प पेपर छापकर पैसा कमाया, 300 लोगों को एजेंट के रूप में नियुक्त किया,
जिन्होंने बैंकों, बीमा कंपनियों और शेयर ब्रोकिंग फर्मों सहित थोक खरीदारों को नकली स्टाम्प पेपर बेचे। नंबर 4, फ्लिपकार्ट को 20 लाख रुपए की चपत। हैदराबाद के 32 वर्षीय व्यक्ति वीरास्वामी ने फ्लिपकार्ट को 20 लाख रुपए से अधिक का चूना लगाया, जिसने माता, पिता, पत्नी, भाइयों और पड़ोस के अन्य परिचित लोगों के नाम पर मूल्यवान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के ऑर्डर बुक किए थे। एक बार सामान डिलीवर हो जाने के बाद वह असली सामान को नकली सामान से बदल देता था और कॉल सेंटर को फोन करके शिकायत करता था कि डिलीवर किया गया सामान खराब गुणवत्ता का है। वह नकली सामान प्राप्त होने पर मॉडल नंबर और आइटम कोड लिखकर वापस भेज देता था। उसने फर्जी ईमेल आईडी भी बनाई और विभिन्न खातों के माध्यम से बैंक भुगतान किया ताकि पैसा उसके विभिन्न खातों में वापस कर दिया जाए। एक बार पकड़े जाने पर उन पर 20 महीनों की अवधि में 200 खरीदारी करने का आरोप लगाया गया, जिससे रुपए का नुकसान हुआ। फ्लिपकार्ट को 20 लाख रु। नंबर 5, ओपेरा हाउस में चोरी। मोहन सिंह ने खुद को एक सीबीआई अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया और मार्च 1987 में मुंबई के सबसे विशिष्ट आभूषण स्टोर ओपेरा हाउस पर छापा मारा। उन्होंने आभूषणों के कई टुकड़े ले लिए और अपनी सीबीआई टीम को छोड़कर भाग गए। इंटेलिजेंस अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों के पद के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक वर्गीकृत विज्ञापन देने के बाद मोहन सिंह ने एक साक्षात्कार में टीम का चयन किया था। प्रतिभागियों को कभी पता नहीं चला कि वह एक कुशल कलाकार थे और उन्हें अंत तक अंधेरे में रखा गया। मोहन सिंह को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने देश भर में अलर्ट कर दिया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। पुलिस ने स्वीकार किया कि यह एकदम सही अपराध था, जिससे यह भारत में किए गए सबसे बुद्धिमान अपराधों में से एक बन गया। बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 इंच इस आपराधिक घटना से प्रेरित थी, लेकिन वास्तव में डकैती एक अकेले आदमी ने की थी, न कि 4 लोगों के गिरोह ने, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। नंबर 6, अज्ञात भारतीय हैकर दुनिया का सबसे बड़ा साइबर क्राइम। 2008 में एक अज्ञात भारतीय हैकर पर दुनिया के सबसे बड़े साइबर अपराध का आरोप लगाया गया था। उसने कथित तौर पर एक हैकिंग छापे में अनुमानित 8 मिलियन लोगों की पहचान चुराने में एक आपराधिक गिरोह की मदद की थी, जिसकी अवैध धनराशि अंततः 2.8 बिलियन से अधिक हो सकती थी। उसने यूके के बेस्ट वेस्टर्न होटल समूह की ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली की आईटी सुरक्षा में सफलतापूर्वक सेंध लगाई थी और रूसी माफिया द्वारा संचालित भूमिगत नेटवर्क के माध्यम से इसे कैसे एक्सेस किया जाए इसका विवरण बेचा था। डेटा उल्लंघन में घर के पते, टेलीफोन नंबर, क्रेडिट कार्ड विवरण और रोजगार के स्थान सहित कई निजी जानकारी शामिल थी। स्कॉटलैंड के संडे हेराल्ड अखबार ने इस खामी का पता लगाया और होटल के प्रबंधन को सतर्क किया और समय रहते सुरक्षा उल्लंघन को बंद कर दिया गया, लेकिन चोरी की गई जानकारी का उपयोग हैकर्स द्वारा पहले से ही किया जा रहा था। मूल भारतीय हैकर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जो इस घटना को भारत में किए गए सबसे बुद्धिमान अपराधों में से एक के रूप में चिह्नित करता है। नंबर 7, रुस्तम सोहराब नागरवाला, राजनीतिक धोखा। 1971 में खुफिया अधिकारी के रूप में कार्यरत एक पारसी पूर्व भारतीय सेना कप्तान रुस्तम नागरवाला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज की नकल करके भारतीय स्टेट बैंक की संसद मार्ग शाखा से 60 लाख रुपए निकालने में सक्षम थे। चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को फोन। उन्होंने इसे महान राष्ट्रीय महत्व का मामला बताया और पैसा नागरवाला को दिया गया, जिसने पीएम का कुरियर होने का दावा किया था। उन्होंने वेद मल्होत्रा को कुछ दिनों बाद पीएम कार्यालय से उचित रसीदें लेने के लिए कहा, लेकिन जब वेद मल्होत्रा कुछ दिनों बाद रसीदों का दावा करने पहुंचे, तो उन्हें सूचित किया गया कि धन के लिए ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था। मल्होत्रा ने पुलिस में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई और नागरवाला को गिरफ्तार कर लिया गया।
अधिकांश धन बरामद कर लिया गया। नंबर 8, सत्यम घोटाला, सबसे बड़ा कॉरपोरेट घोटाला। भारत में सबसे बड़ा कॉरपोरेट घोटाला जिसने निवेशकों को चौंका दिया वह तब आया जब सत्यम के संस्थापक और अध्यक्ष बी रामलिंगा राजू ने कंपनी की खाता बही में 5040 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। सीबीआई ने धोखाधड़ी का अनुमान रु 140 बिलियन और वह मेटास अधिग्रहण के माध्यम से काल्पनिक संपत्तियों को वास्तविक संपत्तियों से भरने में विफल रहे। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया और तभी उन्होंने अपने द्वारा किए गए अपराध के बारे में कबूल किया। इससे कर्मचारियों और कंपनी दोनों का भविष्य खतरे में पड़ गया। महिंद्रा के पास अब सत्यम में 46% तक हिस्सेदारी है। नंबर 9, पंजाब नेशनल बैंक हरियाणा डकैती मामला 2014। अप्रत्याशित व्यावसायिकता के साथ किए गए सबसे बुद्धिमान, सटीक और अनोखे बैंक डकैती मामलों में से एक, जिसने पीएमओ का भी ध्यान आकर्षित किया, 2014 में शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि को हरियाणा के सोनीपत में पीएनबी गोहाना शाखा में हुआ था। घटना का खुलासा सोमवार को हुआ। एक परित्यक्त घर से पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर रूम तक 125 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी सुरंग खोदी गई थी। लुटेरे लगभग 89 लॉकर तोड़ने और करोड़ों रुपए की नकदी और आभूषण चुराने में कामयाब रहे। जिस शैली और तरीके से सुरंग खोदी गई और बिना किसी संदिग्ध गतिविधि या खुदाई की आवाज के बैंक के लॉकर रूम के अंदर खोला गया, उससे जनता और पुलिस बेहद स्तब्ध थी। खुदाई इतनी बारीकी से की गई थी कि सुरंग में टेलीफोन केबल और पानी की पाइपलाइनें पूरी तरह से अछूती रहीं, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया और यह भारत में किए गए सबसे बुद्धिमान अपराधों में से एक बन गया। डकैती के 3 दिन बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 24 किलोग्राम आभूषण और कुछ नकदी बरामद की। जिस परित्यक्त घर से सुरंग खोदी गई थी उसके मालिक ने आत्महत्या कर ली। नंबर 10, पंजाब नेशनल बैंक लुधियाना बैंक डकैती। इसे उस समय भारत की सबसे बड़ी बैंक डकैती के रूप में वर्णित किया गया था। लुधियाना में पीएनबी डकैती 1987 में हुई थी, जब खालिस्तानी आतंकवादी जनरल लाभ सिंह ने अपने अनुयायियों की मदद से इस अपराध की साजिश रची थी। बीड़े पर लगभग 15 सिखों ने पुलिसकर्मियों के भेष में और मशीन गनों से लैस होकर लुधियाना में पीएनबी की मिलरगंज शाखा में प्रवेश किया और लूटपाट की। नंबर 11, केतन पारेख का स्टॉक मार्केट हेरफेर। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद केतन पारेख ने 80 के दशक के अंत में एक प्रतिष्ठित ब्रोकरेज फर्म नरभेराम हरकचंद सिक्योरिटीज में अपना करियर शुरू किया। 90 के दशक में किसी समय पारेख हर्षद मेहता के संपर्क में आए, जो उस समय एक प्रसिद्ध स्टॉक ब्रोकर थे। इसके बाद पारेख मेहता की फर्म ग्रोमोर इन्वेस्टमेंट्स में शामिल हो गए, जो 1992 के भारतीय शेयर बाजार घोटाले में शामिल थी। 1992 के घोटालों में पारेख को भी आरोपियों में से एक के रूप में नामित किया गया था, लेकिन 90 के दशक के अंत तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। 2001 में पारेख को शेयर बाजार से संबंधित कदाचार में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अपने गुरु की तरह वह भी अपने स्वामित्व वाले शेयरों की कीमतें बढ़ाने में शामिल थे। उदाहरण के लिए जी टेलीफिल्म्स के शेयर 127 रुपए से 10,000 रुपए तक पहुंच गए। पारेख की विशेष रुचि 10 विशेष शेयरों में थी, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में K10 के नाम से जाना जाता है। यह भी पता चला कि उद्योगपतियों ने अपने शेयर की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए पारेख को धन दिया। पारेख की मदद की बदौलत छोटी कंपनियों ने कुछ ही महीनों में अपने शेयर की कीमतों में उछाल देखा। जब आरबीआई ने पारेख की जांच शुरू की तो वह घबरा गया और उसने अपने K10 स्टॉक को डंप करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप अंततः अगले दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।
अंततः पारेख को 2017 तक स्टॉक ट्रेडिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया।